Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, पहले तो आप सबका धन्यवाद। हमारे इस चैनल पर बन के सब्सक्राइबर करने में आप सबने जो योगदान दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगला हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर का, इसलिए मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप सबको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इन वीडियो को लाइक तो करना ही है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना है। और जो भी पार्ट आपको अच्छा लगता हो या कोई भी समस्या हो उसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताना भी है। चलिए साहब, लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से हमारी संविधान सभा का निर्माण हो गया था, संविधान सभा का विभाजन हो गया था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया जिसके कारण से सांप्रदायिक दंगे हुए। माउंटबेटन गवर्नर जनरल वायसराय बन करके भारत आए और उन्होंने आकर के संविधान सभा का विभाजन भी करवा दिया, देश को आज़ादी भी दिलवा दी। लास्ट क्लास में आपने यहाँ तक देख लिया था। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। अब हमारी संविधान सभा से ये लास्ट वीडियो रहेगी। संविधान सभा से जो बची हुई चीजें हम इन पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आज की क्लास में हम मुख्य तौर पर चर्चा करेंगे कि भाई संविधान सभा की बैठकें क्या थी, कि कब कब बैठक हुई। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा संविधान सभा की समितियां क्या थी साहब। और तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा कि संविधान सभा के कार्य क्या थे। और बचा समय पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा संविधान तैयार हुआ है। इसके ऊपर भी आज हमें चर्चा करनी है कि संविधान कैसे और किस प्रकार से तैयार हुआ है। तो चलिए फिर ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे साहब संविधान सभा की बैठकें। देखिए साहब, आप सबको ये बात मैं बता भी चुका हूँ कि संविधान सभा की अगर बैठक की बात की जाए तो कुल मिलाकर के 11 बैठकों का आयोजन किया गया था। 11 बैठकें आपकी बुलाई गई थी। पहली बैठक की अगर बात की जाए तो पहली बैठक जो बुलाई गई थी, ये पहली बैठक साहब आपका 9 दिसंबर सन 1946 में आयोजित की गई थी। ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी है कि पहली बैठक कब बुलाई गई, 9 दिसंबर 1946 में। अब इस बैठक में क्या हुआ साहब, इस बैठक में कुल मिलाकर के 211 सदस्यों ने भाग लिया था। इन 211 सदस्यों में से 9 महिला सदस्य इस बैठक के अंदर शामिल हुई थी। 9 महिला सदस्य इसके अंदर शामिल थी। एक और बात ध्यान रखनी है कि इन 211 सदस्यों में से एक भी सदस्य मुस्लिम लीग का इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस पहली बैठक का बहिष्कार किया था। उसने कहा था कि हम इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। अब इस पहली बैठक में क्या क्या विशेष काम हुए। सबसे पहला काम क्या हुआ, हमारे संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। इन 60 देशों के संविधान में से एक फ्रांस का संविधान भी था। फ्रांस के संविधान में एक विशेष बात यह थी कि वहां पर कोई भी नई संविधान सभा का गठन होता था या वहां पर पहले कोई भी सभा का आयोजन किया जाता था तो उस सभा में जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता था उसे संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता था। तो इस पहली बैठक में फ्रांस के तर्ज पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये साहब पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। देखिए साहब, एक सवाल पेपर में आ चुका है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो अगर सवाल आ जाए पहले अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष थे, और सवाल आ जाए कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष, तब इसका आंसर लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस संविधान सभा के पहली बैठक में एक और विशेष काम हुआ था। जेपी कृपलानी, जिनको आचार्य जेपी कृपलानी के नाम से भी जाना जाता है, इन जेपी कृपलानी ने पहला भाषण दिया था। पहला भाषण इनके द्वारा दिया गया था। जेपी कृपलानी से एक और बात आपको ध्यान रखनी है साहब कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के समय पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो जेपी कृपलानी थे और इन्होंने ही संविधान सभा में पहला बैठक रखा था। इस प्रकार से पहली बैठक संपन्न हुई। पहली बैठक संपन्न होने के बाद दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। दूसरी बैठक, ये जो दूसरी बैठक है
इस दूसरी बैठक में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष चुना गया। पहला स्थायी अध्यक्ष इनको चुना गया था। ये पहले साहब आपके स्थायी अध्यक्ष थे। दूसरा विशेष काम क्या हुआ, देखिए साहब, दो व्यक्ति थे, एक का नाम था हरिंदर कुमार मुखर्जी और दूसरे का नाम था साहब आपका हरिंदर कुमार मुखर्जी, और दूसरे जो सदस्य थे जिनका नाम था आपका बीटी कृष्णमचारी। इन दोनों सदस्यों को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। भाई उपाध्यक्ष की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, किसी भी कारण से अगर अध्यक्ष साहब मौजूद नहीं है तो ऐसे समय पर संविधान सभा की जो व्यक्ति अध्यक्षता करेगा वो उपाध्यक्ष होगा, तो दो व्यक्तियों को उपाध्यक्ष बनाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पेपर में अक्सर आती है साहब, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था BN राव। इन BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था कि अगर किसी भी मुद्दे पर संविधान की सलाह लेनी होगी, कानून पर सलाह लेनी होगी, तो संवैधानिक सलाहकार का होना भी जरूरी था। तो संवैधानिक सलाहकार इनको नियुक्त किया गया। दूसरी बैठक में एक और काम क्या हुआ कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो स्थायी अध्यक्ष थे इनको हटा दिया गया, क्योंकि अब राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन चुके थे। अब संविधान सभा की इस दूसरी बैठक में मुस्लिम लीग फिर से शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग ने साहब इसका फिर से बहिष्कार कर दिया कि साहब कुछ भी हो जाए हम इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। साहब मुस्लिम लीग ने इसका भी बहिष्कार कर दिया। अब संविधान सभा के लोग एक दिन का गैप लेते हैं और एक दिन का गैप लेने के बाद ये जो बैठक थी, ये बैठक 11 दिसंबर सन 1946 में आयोजित हुई थी, और एक दिन का गैप लेने के बाद तीसरी बैठक के लिए फिर से लोग इकट्ठा हुए, और तीसरी बैठक जो थी वो साहब आपकी 13 दिसंबर सन 1946 में आयोजित हुई। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है। इस बैठक में जो अंतरिम सरकार थी, उस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष जो बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस तीसरी बैठक में क्या किया, इनके द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया, जिस प्रस्ताव को नाम दिया गया साहब आपका उपदेश प्रस्ताव। उपदेश प्रस्ताव क्या था कि इन्होंने संविधान सभा के लोगों के सामने प्रस्ताव रख के ये बताया कि भाई किस प्रकार से हम संविधान बनाना है, क्या हमारा उद्देश्य है, जनता का किस प्रकार से भला करना है, सारे बातें इसके अंदर रखे गए थे। इसको उपदेश प्रस्ताव कहा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यही जो उपदेश प्रस्ताव है 22 जनवरी सन 1947 में संविधान सभा ने इसे प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया। इसे कहा कि ये हमारे संविधान की क्या होगी, प्रस्तावना होगी। इसे प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। अब अगली बात करते हैं साहब, एक और बात समझेंगे। संविधान सभा की एक और बैठक देखेंगे साहब, जो बैठक आयोजित हुई थी 24 जनवरी सन 1950 में। अब 24 जनवरी 1950 में इसे कह सकते हैं कि साहब ये संविधान सभा की अंतिम बैठक भी थी। अब इस बैठक में क्या क्या विशेष काम हुए? सबसे पहला काम क्या हुआ कि जो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे उन्हें पद से हटा दिया गया, और उनको ही 24 जनवरी 1950 को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। इन्हें पहला राष्ट्रपति बनाया गया। तो ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है साहब आपके लिए। दूसरा काम क्या किया गया, पहले राष्ट्रपति कौन बनाए गए साहब आपके, राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। दूसरा विशेष काम क्या हुआ, इसी तारीख को बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो वंदे मातरम नाम का गीत लिखा है, इस वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। तीसरा काम क्या हुआ साहब आपका, तीसरा जो काम हुआ था वो क्या था साहब, राष्ट्रीय गान। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो जनगण मनगढ़ लिखा है, इस जनगण मनगढ़ को भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। तीसरी राष्ट्रीय गान घोषित किया गया इस 24 जनवरी 1950 को। इस प्रकार से संविधान सभा की ये प्रमुख बैठकें थी। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए साहब, अब हम संविधान सभा से जुड़ी हुई समितियों के बारे में चर्चा करते हैं। अभी आपने बैठक देखा, देखिए साहब तीसरी बैठक पर थोड़ा सा एक बार फिर से चर्चा करते हैं। 13 दिसंबर सन 1946 मैंने आपको बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उपदेश प्रस्ताव रखा था। बैठक किसे कहते हैं साहब, देखिए बैठक के बारे में आगे आपको बहुत बड़ी डीप चर्चा मैं आपको दूंगा। बैठक को आज की तारीख में सत्र कहा जाता है। तो सत्र एक दिन नहीं चलता था, सत्र एक से अधिक दिन तक चलता था।
तो ये जो तीसरी वाली बैठक, ये तीसरा वाला सत्र था, ये बड़े दिनों लंबे समय तक चला था। तो इस सत्र के अंदर एक और बात निर्धारित की गई थी कि साहब संविधान अगर हमें बनाना है तो संविधान बनाने के लिए विभिन्न समितियों का हमें गठन भी करना चाहिए। तो इस तीसरी बैठक में ये वो निर्धारित किया गया था कि साहब हमें विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन करना है। तो विभिन्न प्रकार की समितियां इसी बैठक में बनाई गई थी। ये समितियां बनानी भी जरूरी थी क्योंकि विभिन्न प्रकार के मुद्दे संविधान में शामिल करने थे, और अगर मुद्दे शामिल करने हैं तो उनके लिए किसी न किसी समिति का होना जरूरी है। तो क्या हुआ कि साहब समितियों की अगर बात की जाए तो संविधान सभा में मुख्य तौर पर 8 बड़ी समितियां थी, ठीक है साहब, और 13 जो बनाई गई थी वो 13 साहब आपकी छोटी समितियां बनाई गई थी। 13 छोटी समितियां थी। कुछ समितियां ऐसी हैं जो अक्सर पेपर में आ जाती हैं, उनको मैं थोड़ा सा याद भी आपको हाथ याद करवाता हुआ चलूंगा। पहले इनको याद करने का एक जरा छोटा सा एक तरीका भी देख लेते हैं। अगर मान लिया कि साहब कोई भी मुद्दा आपको संघ से जुड़ा हुआ आ जाए तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए साहब ये तरीका मैं वो बता रहा हूँ, आपको याद करने का एक तरीका है। और अगर मान लिया कि कोई भी साहब आपका प्रांत से जुड़ा हुआ मुद्दा आ जाए तो इसका आप लगा सकते हैं वल्लभ भाई पटेल। और अगर कोई भी संविधान सभा से जुड़ा हुआ मामला आ जाए तो संविधान सभा से जुड़ा हुआ मामला आ जाए तो आप आंसर क्या लगा सकते हैं साहब, इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है साहब। अब हम देखेंगे 8 बड़ी समितियां कौन कौन सी थी, जिसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण समिति भी है जो वो है आपकी प्रारूप समिति। इस समिति पर तो हमें आगे चल करके बहुत डीप चर्चा भी करनी है। तो 8 बड़ी समितियों में से सबसे पहली एक बड़ी समिति थी जिसका नाम था संघ शक्ति समिति। अब संघ शक्ति समिति इसका नाम आ गया साहब, तो समिति आ गया, संघ आ गया। संघ का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब दूसरी जो समिति हो गई वो हो गई साहब आपकी प्रांतीय शक्ति समिति, प्रांतीय शक्ति समिति। अब मैंने आ गया प्रांत पे मैंने आपको क्या बताया था साहब, आपके इसके आंसर कौन होंगे, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष होंगे। अगली जो समिति आ गई साहब, अगली समिति का नाम है आपका संचालन समिति, संचालन समिति। अब ये जो साहब संचालन समिति है, संचालन किसका होना था, संविधान सभा का होना था। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए होंगे साहब, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया होगा। अगला साहब एक और समिति थी जिसका नाम था राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति। अब राज्यों के लिए समिति जब साहब राज्यों से जुड़ी हुई जो भी समस्या होंगी उसका अध्यक्ष इसको बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अगली एक और समिति थी साहब जिसका नाम था आपका मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों से जुड़ी समिति, अल्पसंख्यक मामलों से जुड़ी समिति, अल्पसंख्यक मामलों से जुड़ी समिति। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे साहब आपके वल्लभ भाई पटेल जी को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। इसको याद करने का भी बड़ा अच्छा एक तरीका बताता हूं। सन 1931 में पहली बार कराची अधिवेशन के दौरान, इसके कराची अधिवेशन के दौरान वल्लभ भाई पटेल ने पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकारों की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, ये साहब आपके कराची अधिवेशन में की गई थी। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। जब संविधान सभा बन रही थी तो जो ये समिति बनानी थी तो इसका अध्यक्ष भी किसको बनाया गया साहब, आपका वल्लभ भाई पटेल को। इससे आप याद रख सकते हैं। एक और शब्द यहाँ पर आया साहब अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक क्या होता है, देखिए साहब अल्पसंख्यक जैसे मान लिया कि समाज में जिसका प्रतिनिधित्व कम हो उसे अल्पसंख्यक कहेंगे और जिसका ज्यादा होगा उसको बहुसंख्यक कहा जाएगा। अगली समिति है साहब आपकी संघीय संविधान समिति। ये जो संघीय संविधान समिति है, संघ आ गया साहब, संघ आ गया तो बताओ अध्यक्ष कौन होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होंगे। अगली समिति का नाम था साहब आपका प्रक्रिया नियामक समिति, नियामक समिति। प्रक्रिया बताओ प्रक्रिया किसकी चलनी थी साहब, संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही है। और संविधान कहाँ बन रहा है आपका, संविधान सभा में बन रहा है। और जब संविधान सभा में भैया संविधान बनना है तो उसके लिए नियम भी बनाने, तो नियम कौन बनाएंगे साहब, पर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि मैंने बताया था संविधान सभा से जुड़ी हुई समिति के अध्यक्ष इसको लगाएंगे हम राजेंद्र प्रसाद को। तो इसके अध्यक्ष कौन हो गए साहब, आपके
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। इस प्रकार से हमने देख लिया साहब 1 2 3 4 5 6 7 समिति देख ली। 8वीं समिति में सबसे लास्ट में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसके बारे में हम बहुत डीप जाकर के भी पढ़ेंगे। अगली समिति है साहब आपकी प्रारूप समिति। बहुत बार सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई समिति तो यही है प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये 8 बड़ी समितियां थी, कुछ 13 छोटी समितियां भी थी। इन 13 छोटी समितियों में से हमें ज्यादा समितियां याद नहीं रखनी है, बाकी सबकी जानकारी मैं आपको पीडीएफ पे दे दूंगा, मगर एक समिति के बारे में जरूर ध्यान रखना जो पेपर में आती है साहब। एक समिति होती है साहब आपकी ध्वज समिति, ये अक्सर पेपर में आती है साहब ध्वज समिति। ध्वज का दूसरा नाम आप सबको पता है झंडा भी होता है साहब, तो इसको झंडा समिति भी कह सकते हैं, ध्वज समिति भी कह सकते हैं। ये साहब 2 बार बनाई गई थी। एक होती है साहब जिसको कहा गया था तदर्थ का पॉलिटी में अर्थ होता है अस्थायी। तदर्थ को क्या कहते हैं साहब आपका अस्थायी कहते हैं। तो अस्थायी जो झंडा समिति थी, अस्थायी झंडा समिति या ध्वज समिति बात एक ही है। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अध्यक्ष थे साहब आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जो स्थायी कह सकते हैं या इसको एक ही नाम दे दो साहब झंडा समिति। ये जो झंडा समिति थी, इस झंडा समिति के अध्यक्ष बताए गए थे साहब आपके आचार्य जेपी कृपलानी। ये वही जेपी कृपलानी है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, इस पहली बैठक में जो भाषण दिया था, सबसे पहला भाषण जेपी कृपलानी ने दिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था जब भारत आजाद हुआ उस समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी, यही झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। अब हमें चर्चा करनी है साहब थोड़ा सा डीप जाकर के प्रारूप समिति पर। ये प्रारूप समिति क्या थी, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समिति इसका गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया होगा। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि साहब संसदीय समितियां तो तीसरी बैठक में ही गठित कर दी गई थी, इसको यहां पर क्यों गठित किया गया, इसको जरा पहले आप समझते हैं साहब। पहले इस समिति का अर्थ समझो। प्रारूप का मतलब क्या है, एक रूप देना। जैसे आपने एक छोटी सी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे साहब छोटा सा बच्चा है, 5-6 साल का बच्चा है, वो बच्चा क्या करता है, अपने आप नहाने की जिद करता है, अपने आप नहा लिया, नहा करके उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए, जैसे पहने के बेचारे ने पहन लिए, बटन छोड़ दिए, 10 बटन है और 5 काज में लगा दिया उनको, 5 बटन हो गए, और मांग निकाल ली, मांग पता चप्पू बन गया, अपने आप तैयार हो गया। तो वो क्या करेगा, अगर उसकी जो माता होगी उस बच्चे को देख करके संतुष्ट नहीं होगी, वो उसकी माता क्या करेगी, उसे सही से तैयार करेगी। तैयार का मतलब उसे एक रूप देगी। इसी रूप देने को क्या कहा जाएगा साहब, आपका प्रारूप कहा जाएगा। असल में हमारा संविधान बना कैसे, पहले इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए साहब, आप सबको मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया का शासन भारत में प्रारंभ हुआ और इंग्लैंड की पार्लियामेंट से भारत के लिए कानून बन करके आने लगे। तब से क्या हो गया कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट कानून बनाती थी और उन कानूनों को भारत में लागू करवाया जाता था। तो ब्रिटेन की सरकार ने बहुत सारे अधिनियम पारित किए थे। जैसे एक अधिनियम हुआ करता था साहब भारत शासन अधिनियम 1909। इसके बाद आया साहब भारत शासन अधिनियम 1919। इसके बाद आया साहब अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसी भारत शासन अधिनियम को एक प्रकार से हम भारत शासन अधिनियम कह लो, या आज की तारीख में हम जिसको संविधान कहते हैं। हमारे संविधान बनने से पहले वास्तव में संविधान की तरह जो काम करता था वो क्या था साहब, भारत शासन अधिनियम 1935 था। ठीक है साहब, इसके अनुसार ही हमारे देश का शासन चल रहा था जब तक हमारा संविधान बनकर के तैयार नहीं हुआ। संविधान 26 नवंबर 1949 को हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो तब तक, या कह सकता हूं मैं 26 जनवरी 1950 तक हमारे देश में यही जो अधिनियम अंग्रेजी सरकार ने बनाया था यही काम कर रहा था। एक और बात मैं आपको बता चुका हूं कि साहब हमारे देश की संविधान सभा ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था और अध्ययन करने के बाद ही संविधान को बनाया था। अब होता क्या है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था साहब आपका BN राव। अब BN राव ने एक प्रकार का साहब खाका तैयार किया। खाका का मतलब क्या होता है, रफ ढांचा।
60 देशों का संविधान पढ़ा और पढ़ने के बाद उनको जो भी बात इंपॉर्टेंट लगी या जिस प्रकार से वो उसको तैयार कर सकते थे वो एक रूप तैयार कर दिया, एक खाका तैयार कर दिया। अब जैसे भी हमने बच्चे वाली बात देखी तो बच्चा तो जल्दबाजी में तैयार हुआ, उसके कपड़े पहनने का ढंग ठीक नहीं था, उसको पता नहीं कि कौन सा कपड़ा कहाँ पहनना है, उसको व्यवस्थित करना जरूरी था। तो यही काम BN राव ने किया था, एक संविधान का खाका तैयार कर दिया था। अब इस खाका को रूप देना जरूरी था, इसी रूप को देने के लिए ही एक समिति बनी थी, जिस समिति का नाम क्या था साहब आपका, प्रारूप समिति था। ये जो प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों के नाम में से आपको अगर 3 का नाम भी याद हो गया ना तो हमारा काम चल जाएगा। 3 का याद करना क्यों जरूरी है अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम तो आप साहब जीवन भर ध्यान रखो, जब तक आप जीवित हो तब तक आपको ध्यान रखना है। इन व्यक्ति का नाम था साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का पिता भी कह सकते हैं, संविधान का जनक कह सकते हैं। पूरी तरीके से संविधान बनाने में मुख्य भूमिका इन्हीं व्यक्ति की थी। ये प्रारूप समिति के जो बनाए गए थे, ये क्या बनाए गए साहब, आपके अध्यक्ष बनाए गए थे। इनका नाम तो आपको जीवन भर ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सवाल अक्सर पेपर में साहब यही आता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इनके अलावा 6 सदस्य और इस सभा में शामिल थे। एक एक करके जरा हम इनका नाम देखते हैं। भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष हो गए थे। N गोपाला स्वामी इस समिति के साथ सदस्य थे। तीसरे सदस्य का नाम था साहब आपका अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे का नाम था KM मुंशी, इस समिति के सदस्य थे। 5वें का नाम था साहब आपका सैयद मोहम्मद सदादुल्लाह, ये भी इस समिति के सदस्य थे। तो आपको एक तो भीमराव अंबेडकर का नाम याद रखना है, दूसरा इन दोनों का नाम याद रखना है साहब। इन दोनों का नाम हमें क्यों याद रखना है, ये जो साहब BL मित्र नाम के व्यक्ति थे, ये इस प्रारूप समिति के सदस्य थे, मगर बीमार पड़ जाने के कारण से, स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने इस समिति से त्यागपत्र दे दिया और इनके स्थान पर N माधव राव नाम के व्यक्ति को इस प्रारूप समिति का नया सदस्य बनाया गया। ये इसके नए सदस्य बने थे। तो ध्यान रखना कि इन्होंने दिया था साहब इस समिति से त्यागपत्र। अगले व्यक्ति का नाम था DP खेतान, इनका नाम भी याद रखना है। असल में DP खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई और जब इनकी मृत्यु हो गई तो प्रारूप समिति में एक सदस्य का स्थान खाली हुआ। स्थान खाली होने पर इन DP खेतान के स्थान पर नया जो सदस्य बनाया गया वो TT कृष्णमचारी नाम के व्यक्ति थे। इन्हें नया सदस्य बनाया गया। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आपको इनका ध्यान रखना है कि DP खेतान और BL मित्र, इनका ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति बनकर के तैयार हो गई। इस प्रारूप समिति ने लगभग 6 माह का समय लिया और 6 माह के समय में लगभग 114 दिन तक बहस की। बहस किस पर की, जो BN राव के द्वारा संविधान का एक खाका तैयार किया गया था, इस खाका पर इन्होंने बहस की। 114 दिन तक इन्होंने बहस की और बहस करने के बाद अंततः वो समय आ गया जिस समय में हमारे संविधान को पारित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इस प्रक्रिया पर अभी थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। उससे पहले जरा एक छोटा सा टॉपिक हमारा और बचा हुआ है, संविधान सभा के कार्य। क्या क्या कार्य रहे, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संविधान सभा का कार्य बड़े सिंपल है। देखिए साहब, संविधान सभा के बहुत सारे कार्य रहे। कार्य क्यों रहे बहुत सारे, क्योंकि साहब आप सबको आगे चलने पर पता चलेगा कि हमारे देश में संसद का वास्तव में गठन 1952 में हुआ था। 1952 में ही लोकसभा के चुनाव हुए, 1952 में ही राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ, 1952 में ही राज्यसभा का भी चुनाव हुआ था। अब वो कैसे हुआ था आगे की क्लासों पर हमें चर्चा करनी है। जब तक हमारे देश में संसद का निर्माण नहीं होता तब तक संविधान सभा ही अंतरिम संसद की तरह कार्य करती है। 1952 तक इसने कार्य किया था। तो 1952 तक जितने भी कार्य हो वो कार्य किसके माने गए साहब, आपके संविधान सभा के कार्य माने गए। संविधान सभा का सबसे पहला जो कार्य था वो कार्य ये था कि 22 जुलाई सन 1947 में संविधान सभा ने तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया था।
ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साहब। राष्ट्रीय ध्वज कब घोषित किया गया तिरंगा? 22 जुलाई 1947 को। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होना था, इसलिए झंडे की आवश्यकता थी, तो तिरंगे को हमारा राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो थी, इस हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। ये भी बड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल है साहब, बहुत बार पेपर में आ चुका है, हिंदी में भी आ जाता है और जीएस में भी आ जाता है। सवाल ये आ जाता है कि हिंदी हमारी किस प्रकार की भाषा है? पहला ऑप्शन मातृभाषा, दूसरी राष्ट्रभाषा, तीसरी आ जाती राजभाषा और चौथा आ जाता उपरोक्त सभी। मैक्सिमम लोग इसका आंसर लगा देते हैं कि ये हमारी राष्ट्रभाषा है। साहब राष्ट्रभाषा नहीं है, ये हमारी क्या है? राजभाषा। राजभाषा का मतलब इस भाषा में हमारे राजकाज के कार्य चलते हैं, इसलिए इसे राजभाषा कहा जाता है। संविधान सभा का तीसरा कार्य, अभी हमने तीसरी बैठक में भी देखा कि 24 जनवरी 1950 को 3 महत्वपूर्ण काम हुए थे साहब। पहला काम तो ये हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था भारत का पहला राष्ट्रपति। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, ये भी किसके द्वारा बनाए गए थे साहब? संविधान सभा के द्वारा ही बनाए गए थे। दूसरा काम ये हुआ था कि इस दिन साहब वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। जो वंदे मातरम था, ये भारत का साहब राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था, ये भी बात मैं आपको बता चुका हूँ। और तीसरा इसका एक और काम था साहब, जनगण मनगढ़ जो हुआ करता था, इस जनगण मनगढ़ को भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। तो एक काम तो इसने ये भी बड़ा खतरनाक किया था, इसी दिन किया था संविधान सभा ने। संविधान सभा का एक और काम आपको ध्यान रखना है साहब, वो काम क्या था कि 1949 में संविधान सभा ने ही भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य घोषित किया था। राष्ट्रमंडल की हमने सदस्यता ग्रहण कर ली थी, राष्ट्रमंडल का सदस्य घोषित किया, इसका सदस्य घोषित किया था साहब। जरा ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। यहाँ पर एक शब्द आ गया राष्ट्रमंडल, इसके बारे में 2-3 बातें आपको समझनी है साहब। राष्ट्रमंडल असल में है क्या? राष्ट्रमंडल के आपको 3-4 नाम कहीं पर भी देखने को मिल जाएंगे। एक नाम तो राष्ट्रमंडल, दूसरा कॉमनवेल्थ, तीसरा मिल सकता है राष्ट्रकुल। तो ये असल में है क्या? देखिए साहब, बहुत पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि ब्रिटेन का भारत पर उपनिवेश था। ब्रिटेन ने भारत के अलावा ना जाने कितने देशों पर और अपने उपनिवेश स्थापित कर चुके था। अब धीरे धीरे युद्धों के कारण से ये देश अलग अलग होना या आज़ाद होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ब्रिटेन की सरकार एक निर्णय करती है कि वो एक संगठन का निर्माण करती है, उस संगठन का नाम रखा गया राष्ट्रमंडल। तो हम गांव की भाषा में एक बात कह सकते हैं कि राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जिन देशों पर कभी न कभी ब्रिटेन का अधिकार रहा था, या वह देश जो ब्रिटेन के अधिकार में थे, उन देशों के समूह को कहा जाता है साहब आपका राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल की जो स्थापना थी वो 11 दिसंबर सन 1931 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो साहब हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है, वो साहब इंग्लैंड के शहर लंदन में स्थित है। चूंकि आप सबको पता है कि ये उन देशों का संगठन है जिन पर ब्रिटेन का अधिकार था, तो इस संगठन का जो हमेशा प्रमुख रहेगा वो ब्रिटेन का शासक रहेगा। वर्तमान समय में यहाँ की जो महारानी है, महारानी का नाम है आपका एलिजाबेथ द्वितीय, ये इसकी प्रमुख है। ध्यान रखना है, क्या नाम है साहब? एलिजाबेथ द्वितीय। मैं ये बात आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एलिजाबेथ द्वितीय कौन है। ये सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला व्यक्ति है। व्यक्ति शब्द आ गया, यहाँ महिला भी पुरुष दोनों है। सबसे लंबे समय तक गद्दी पर कौन बैठी हुई है साहब? आपकी ब्रिटेन की महारानी बैठी हुई है। एक और बात ध्यान रखेंगे साहब, हाथ के हाथ इस राष्ट्रमंडल में जो सदस्य राष्ट्र हैं, वो सदस्य राष्ट्रों की संख्या अगर देखी जाए तो साहब 54 सदस्य राष्ट्र हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस राष्ट्रमंडल की आधिकारिक भाषा अगर देखी जाए तो साहब इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी। आधिकारिक भाषा का मतलब क्या होता है? जिसमें सारे काम धाम किए जाएं वो आधिकारिक भाषा होगी। तो इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो साहब आपकी अंग्रेजी है। एक और बड़ी विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि एक देश ऐसा भी है जिसका नाम है साहब आपका मोजाम्बिक। मोजाम्बिक एक ऐसा देश है जिस पर ब्रिटेन का अधिकार नहीं था।
मगर फिर भी वो राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक और बात समझेंगे साहब, आपने अक्सर सुना होगा कॉमनवेल्थ घोटाला। कॉमनवेल्थ घोटाला वो क्या है, क्योंकि मैंने बताया राष्ट्रमंडल को कॉमनवेल्थ भी कहते हैं। असल में इस राष्ट्रमंडल के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं हर 4 साल के बाद एक खेल का आयोजन करते हैं। उन खेलों को कहा जाता है कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेल भी कहा जाता है। तो एक शब्द उनसे भी जरा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब चर्चा हो गई तो ध्यान जरूर रखना है साहब। राष्ट्रमंडल खेल, तो राष्ट्रमंडल खेल की अगर बात करें तो हर प्रत्येक 4 वर्ष में 4 वर्ष बाद इनका आयोजन किया जाएगा। हर 4 साल के बाद इनका आयोजन होता है। 21वें जो राष्ट्रमंडल खेल है साहब, वो 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में आयोजित किए गए थे। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है जिसका नाम है गोल्ड कोस्ट। ऑस्ट्रेलिया के शहर गोल्ड कोस्ट में, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, गोल्ड कोस्ट सिटी कह सकते हैं साहब, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है ये। ऑस्ट्रेलिया के इस शहर में इसका आयोजन किया गया है, जरा ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट एक और बात ध्यान रखो भाई, हाथ के हाथ 2018 में हुआ है, तो अगला 4 साल के बाद कब होगा भाई, 2022 में। 2022 में जो ये खेल आयोजित किए जाने हैं वो इंग्लैंड के शहर बर्किंघम में इनका आयोजन होना है, जरा ध्यान रखना। अब पता नहीं साहब होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि सिर पर क्या बैठा, कोरोना। हो सकता हो जाए, हो सकता ना हो जाए, हम तो दुआ करेंगे साहब हो, तभी तो कोरोना हटेगा। तो ध्यान रखना 2022 में कौन से नंबर के खेल होंगे साहब, आपके 22 में। ये संविधान सभा के मेन कार्य हैं। देखिए साहब, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताने को तो साहब पूरी राम कहानी बता जा सकती है, मगर राम कहानी से नहीं पढ़ना हमें, उससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमें तो सिलेक्शन लेना है। तो इसको आप समझ लेंगे, इसका जरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि प्रारूप समिति का कार्य क्या था। प्रारूप समिति ने BN राव के द्वारा जो खाका तैयार किया गया था, उस खाका को एक रूप प्रदान किया था। उसे रूप प्रदान करने के लिए लगभग 114 दिन तक उसने बैठक भी की, चर्चा की, और लगभग 6 महीने का समय लिया था। देखिए साहब, हमारा संविधान बहुत ज़्यादा मजबूत माना जाता है, आज तक का रिकॉर्ड रहा है। पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले आज़ाद हुआ, ना जाने कितनी बार सैनिक शासन वहाँ पे लग गया, मगर भारत में आज भी सैनिक शासन आज तक नहीं लगा है, और शायद भविष्य में भी ना लगे। उसका कारण क्या है कि भारत का संविधान ऐसा बना हुआ है। तो संविधान निर्माताओं ने एक और बात निर्धारित की थी कि जो भी हम संविधान बनाएंगे उसको जनता के बीच में भी प्रस्तुत करेंगे। तो अब प्रारूप समिति का आगे कार्य प्रारंभ होता है। वो कार्य क्या था? प्रारूप समिति ने विभिन्न प्रकार की जो समितियां बनाई गई थी, इन समितियों की रिपोर्ट पर एक चर्चा की, और चर्चा करने के बाद पहला जो प्रारूप तैयार किया गया, ये पहला प्रारूप फरवरी 1948 में पहली बार प्रकाशित किया गया। मैंने अभी आपको बताया कि जनता के बीच इसको रखा जाना था, जनता से अधिक राय लेनी थी, इसलिए इसको फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। 8 माह का समय दिया गया, और 8 माह में जनता से ये कहा गया कि जनता चाहे जो भी अपना सुझाव देना चाहती है वो सुझाव दे सकती है, जो आलोचना करना चाहती है वो इसकी आलोचना कर सकती है। तो जनता की तरफ से बहुत सारे सुझाव आए। सुझाव आने के बाद इस प्रारूप समिति ने इसके अंदर इन सुझावों को शामिल किया, और शामिल करने के बाद इसका जो दूसरा प्रारूप था, वो दूसरा इसका प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। फिर जनता के पास भेजा गया साहब, इसको फिर से प्रकाशित किया गया। इस बार जो फिर जनता के सुझाव थे, इस बार सुझावों की संख्या कम रही, तो अब सुझावों की संख्या कम रही तो अम्बेडकर साहब ने इनको शामिल कर लिया, और शामिल करने के बाद एक जो जनता की सहमति से या प्रारूप समिति दोनों की सहमति से जो एक प्रकार का खाका तैयार हो गया, या कह सकते हैं कि प्रारूप तैयार हो गया। इस प्रारूप को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सामने पहुंचे। पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 4 नवंबर 1948 में इसे संविधान सभा के सामने रखा था, और 5 दिन तक इस पर चर्चा चलती रही, और 5 दिन की चर्चा के बाद जो भी रूपरेखा तैयार होनी थी या जो भी प्रस्ताव इसके अंदर शामिल होने थे, उनको कलेक्ट कर लिया गया, उनको इकट्ठा कर लिया गया। और इकट्ठा करने के बाद पहली जो सत्र कह सकते हैं, ये जो सत्र था, ये सत्र समाप्त हो गया।
दूसरी बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भाई पहली बार तो 4 नवंबर को संविधान सभा के सामने पहुंचे, दूसरी बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, इन जो सुझाव थे सुझावों को शामिल करने के बाद 15 नवंबर 1948 को संविधान सभा के सामने पहुंचे। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताना शुरू किया, जो भी संविधान सभा के सुझाव थे उन सुझावों को शामिल किया गया, इसमें संशोधन किए गए और संशोधन करने के बाद 17 अक्टूबर 1949 को इसे जितने भी संशोधन थे इन सारे संशोधनों को इसके अंदर शामिल कर लिया गया। तीसरी बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सामने पहुंचे। यही बड़ी इंपॉर्टेंट डेट, अब यहीं से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट देखो साहब आपके सामने आने वाली है। 14 नवंबर 1949 को तीसरी बार अंबेडकर साहब पहुंचे और 26 नवंबर 1949 में, यही आ गया वो दिन, 26 नवंबर 1949 में पूरी तरीके से संविधान सभा ने इस संविधान को स्वीकार कर लिया और ध्वनि मत से 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को पारित कर दिया गया। जो भी डेट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इस प्रारूप को तैयार कर दिया गया। तो ध्यान रखना, इस प्रारूप को पारित कर दिया, ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 इस दिन हमारे संविधान को पारित किया गया था। इस दिन संविधान हमारा क्या हुआ साहब, आपका पारित हुआ था। मगर ध्यान रखना इस दिन हमारा संविधान लागू नहीं हुआ। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन और क्या क्या काम हुए? हमारे भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद हमारी संविधान सभा में 299 सदस्य आए थे। इन 299 सदस्यों में से कुल मिलाकर के इस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन 284 सदस्यों ने इस संविधान के जो तैयार या पारित किया गया था इस पर अपने हस्ताक्षर किए, इस पर अपने हस्ताक्षर करके अपनी सहमति दिखाई। तो ध्यान रखना 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। एक और बात ध्यान रखना कि इन पर पहला हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति जो थे इनका नाम था साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर पहला हस्ताक्षर किया था। एक और बात ध्यान रखना कि इस दिन हमारे संविधान की 15 अनुच्छेद जो थी साहब, 15 अनुच्छेद इसी दिन लागू की गई थी। शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुई, या हमारा संविधान क्यों लागू हुआ, इस पर जरा हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हो गया, 15 अनुच्छेद इसकी लागू हुए, और जबकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था। अब कहानी क्या थी इसके पीछे, जरा इसको भी थोड़ा सा हमें समझना है। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार या भारत देश क्या मनाती है साहब, आपका गणतंत्र दिवस भी मनाती। देखिए साहब इसके पीछे एक थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में हमें झांकना पड़ेगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी हुई थी। 1929 में लाहौर के अंदर ऐतिहासिक अधिवेशन बुलाया गया था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन से पहले 1928 में ब्रिटेन की सरकार के कहने पर कांग्रेस के द्वारा एक संविधान तैयार किया गया था, जिस संविधान को कहा गया था साहब आपका नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष थे साहब मोतीलाल नेहरू। ये भारतीयों के द्वारा तैयार किया गया पहला संविधान भी माना जाता है। भारतीयों के द्वारा तैयार पहला संविधान, इसी को कहा जाता है साहब भारतीयों के द्वारा तैयार पहला संविधान, जिसका नाम नेहरू रिपोर्ट भी है। और एक और बात ध्यान रखना, बड़ा अक्सर कन्फ्यूजन वाला सवाल है कि साहब नेहरू है तो नेहरू मैक्सिमम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू समझ लेते हैं, मगर नहीं साहब, इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम था साहब आपका मोतीलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे। अब ये होता क्या है, इन्होंने अंग्रेजों ने एक इस प्रस्ताव को रखने से पहले एक शर्त रखी थी। वो क्या रखी थी कि इस रिपोर्ट को तभी हम भारत में लागू करेंगे, इसका विरोध कोई नहीं करेगा, ना तो मुस्लिम लीग करे और ना ही कोई अन्य दल करे। अगर सभी दल सहमत होंगे तब हम इसे लागू करेंगे और आप अपने देश को वापस भी जा सकते हैं।
मगर मुस्लिम लीग ने जब इसका विरोध किया था तो जिस कारण से अंग्रेज इसे लागू नहीं कर सके। कांग्रेस इस बात पर अड़ी हुई थी, कांग्रेस चाहती थी कि इस नेहरू रिपोर्ट को लागू करवाया जाए। 1929 में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन बुलाया गया था साहब आपका लाहौर में, और इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे, अध्यक्ष का नाम था साहब आपका पीटी नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि अगर अंग्रेजी सरकार ने इस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया तो कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी सन 1930 को भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तब से कांग्रेस क्या करती थी, प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाती थी। कांग्रेस के पास बड़ा अच्छा मौका था, जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस ने एक फैसला किया कि भाई हम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाते थे, इस दिन को अमर बनाने के लिए हम अपने संविधान को 26 नवंबर को लागू नहीं करेंगे, इसे जो लागू करेंगे वो कब करेंगे साहब आपका 26 जनवरी को। तो इसके पीछे की कहानी क्या थी आपको समझ में आ गई। तो एक और बात आपको ध्यान रखनी है साहब, मैं अक्सर आगे की क्लासों में आपको एक बात बताऊंगा, मूल संविधान, बार बार जिक्र करूंगा मूल संविधान। तो आपको उसी समय पर एक बात समझ लेनी कि अगर मैं मूल संविधान की बात कर रहा हूं तो मूल संविधान उस संविधान की बात कर रहा हूं जो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। इस 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान पारित हुआ था, इस संविधान के अंदर जो हुआ करते थे साहब 22 तो भाग हुआ करते थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आ गई साहब अब आपकी, 22 भाग हुआ करते थे। अनुसूचियों की अगर बात करेंगे साहब, अनुसूचियों की अगर बात की जाए तो इसमें साहब आपकी 8 अनुसूची थी, और अगर अनुच्छेदों की बात की जाए तो साहब इसके अंदर जो हुआ करती थी वो 395 अनुच्छेद थी। बड़ी सिंपल सी बात है, देखो साहब इनको तो रट लो आप, 22 भाग 8 अनुसूची और 395 क्या थी अनुच्छेद। अगर मैं कभी भी बात करूं मूल संविधान तो ये होगा। अब आगे साहब एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है, एक और बात आपको ध्यान रखनी है, संविधान दिवस। ये संविधान दिवस कब मनाया जाता है ये भी बड़ी एक चर्चा का विषय है, क्योंकि इसकी घोषणा अभी अभी की गई है भारत सरकार ने। वो कब की है जरा इसको थोड़ा सा समझ लें साहब। देखिए साहब आपको एक बात पता चल गई है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष और एक बहुत बड़ा योगदान रखते हैं हमारे संविधान को बनाने में। तो कहानी क्या होती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 125वीं जयंती थी 2015 में। कहानी क्या हुई कि भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ था। अब हुआ क्या, इनके 125वें साल पूरे हो रहे थे, 2026 में 125वें साल हो रहे थे। तो 2015 में इनकी जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने घोषणा की कि साहब इनके योगदान को भूला नहीं जा सकता है। संविधान बनाने में जो इनका योगदान रहा है ये बहुत सराहनीय है, इसलिए हम इनके जन्म दिवस पर ये घोषणा करते हैं कि प्रत्येक 2016 से कि प्रत्येक 26 नवंबर को भारत में मनाया जाएगा साहब आपका संविधान दिवस। जरा को ध्यान रखना है कि संविधान दिवस मनाया जाएगा, इस बात को आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है साहब आपका संविधान दिवस। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की समितियों की सिफारिश पर 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके इस संविधान सभा ने 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लेकर 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लेकर लगभग 64 लाख रुपए खर्च करके हमारा एक संविधान तैयार किया, और इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को ध्वनि मत के साथ पारित कर दिया गया। इस संविधान में जो 13 देश थे, इन 13 देशों से कुछ ना कुछ बात इसमें शामिल की गई हैं। 13 स्रोत थे जहां से बातें शामिल हुई हैं। इन पर चर्चा हम अब अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। आपको खुश रहना है, कोशिश करनी है कि ये जो वीडियो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। एक टारगेट हमारा पूरा हुआ है 1K का, अगला टारगेट है आपका 10K का। 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए, 4,000 घंटे भी बढ़ाने, तभी हम आपके बीच में ऑनलाइन आ सकते हैं। मेरी इस मेहनत को आप सफल बनाने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए, कोरोना से लगातार लड़ते रहिए। जय हिंद।